नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वी डिजर्व अकेडमी पर। और आज जैसा कि हम सभी को पता है, कल 310 का आखिरी पेपर है। तो इस पूरे जो उलझन रही है, इस पूरे लॉकडाउन में एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे और तैयारी का प्रेशर, कोरोना से डर, सारी बातों का अंत होने वाला है। ई 310 का एग्ज़ाम कल ख़त्म होने वाला है। कल आप उस एग्ज़ाम में अपियर करेंगे। तो 2016 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे उनको अपन पहले देख लेते हैं, फिर आगे अपन इसी वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि हमें पता है सिलेबस में टोटल 6 यूनिट्स हैं, उन 6 यूनिट में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं और जो लेस इंपॉर्टेंट हैं उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। तो आप ज़रूर देखें और उनको रिवाइज कर लें। वैसे मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे ध्यान से, तो आपने उन टॉपिक्स को लगभग कवर कर लिया होगा। उसके बावजूद भी कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो आपको अच्छे से देख लेने चाहिए, क्योंकि उन पर आपको लिखने का मौका जरूर मिलेगा कल के एग्जाम में। तो आइए एक एक करके पहले यहाँ पर अपन 2016 का जो पेपर था उसके ऑब्जेक्टिव अपन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आने के ऊपर चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एनर्जी स्ट्रेटेजीज ऑफ कंपनीज का क्या प्रिंसिपल होता है, क्या सिद्धांत होते हैं। तो देखो 305 के साथ प्रॉब्लम, ये 310 जो हमारा पेपर है इसके साथ सबसे खास बात यह है कि इसमें सब आपको अच्छा अच्छा बोलना है। आप अगर आंसर लिखते हैं तो कॉमन सेंस से एनर्जी सेविंग के, एनर्जी कंजर्वेशन के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उनको आप दिमाग में रखिए और आंसर लिखते जाइए। आपके आंसर गलत नहीं होंगे। बस थोड़ा बहुत आपको डाटा चाहिए, तो वो आप अगर पढ़ेंगे तो उससे आपको डाटा मिल जाएगा। यानी कि आपको पॉइंट्स लिखने के लिए थोड़ा बहुत डाटा चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए। उसके अलावा बाकी सब कॉमन सेंस है, पॉजिटिविटी है। इस 310 सब्जेक्ट का आधार, एनर्जी मैनेजमेंट का आधार। हमारा मकसद कोई भी आंसर लिखते टाइम ये होना चाहिए कि एनर्जी की सेविंग करनी है। अगर आपने ये मन में रख के इसके ऑप्शंस, इसके आंसर लिखे, इसके ऑप्शंस टिक किए, इसके क्वेश्चंस को ध्यान दिया, तो आपके यूँ मान लीजिए आप कि नाना करते हुए 50% मार्क्स तो बिना किसी मेहनत के आ जाएंगे। और अगर आपने एग्जैक्ट जो किताबों में चीज़ें लिखी हुई है वही लिख दी तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे इसमें। ठीक है, इसीलिए लोगों की कम बैक लगती है, क्योंकि सब बच्चे पॉजिटिव ही सोचते हैं यार। उल्टा कौन सोचता है कि एनर्जी वेस्ट करो, एनर्जी खूब कंज्यूम करो। सब एनर्जी सेविंग को ही ध्यान में रखते हैं। तो आपको बस वो एनर्जी सेविंग, एनर्जी कंजर्वेशन, वो सब ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है कि कंपनीज की क्या स्ट्रेटेजी होती है एनर्जी को लेकर। तो किसी भी कंपनी की सबसे पर्यावरण संरक्षण और उसको बहाल करना, पर्यावरण को संभालना हर कंपनी का दायित्व है कि भाई एनवायरनमेंट सही रहना चाहिए, प्रिजर्व रहना चाहिए। वेस्ट कम से कम करना, पोल्यूटेंट्स कम से कम निकलें। अगर कम से कम वेस्ट होगा और कम से कम पोल्यूटेंट्स निकलेंगे तो एनर्जी कंजप्शन अपने आप घट जाएगा। जो भी वहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं उनको एनर्जी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग एजुकेट करना। तो तीनों ही बातें सही है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। दूसरे पे आ जाओ, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनर्जी मैनेजमेंट के। तो जैसा कि मैंने कहा, एनर्जी जब मैनेजमेंट की बात आ जाएगी तो एनर्जी सेविंग हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। एनर्जी को यूज़ करने के साथ साथ उसका एनवायरनमेंट पर इफेक्ट कम से कम हो, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो मिनिमम एनर्जी कॉस्ट, मिनिमम एनवायरनमेंट इफेक्ट और मेंटेन ऑप्टिमम एनर्जी प्रोक्यूरमेंट, मतलब खरीदना, बिजली खरीदना। अगर मान लो हमें बाजार से कम बिजली खरीदनी पड़ रही है और कम बिजली में ही हम उतना ही प्रोडक्शन दे पा रहे हैं, तो कंपनी को और क्या चाहिए? यही चाहिए। एक एनर्जी मैनेजर का यही काम है कि कम एनर्जी कंज्यूम करते हुए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का आउटपुट निकाल सकें। तो मिनिमम प्रोक्यूरमेंट या ऑप्टिमम प्रोक्यूरमेंट जिसे बोले अपन, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एनर्जी मैनेजमेंट इज ए की कंपोनेंट ऑफ, इनमें से किसका की कंपोनेंट है एनर्जी मैनेजमेंट? इसका आंसर है कार्बन मैनेजमेंट। वैसे आपको पढ़ के लग सकता है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी एनर्जी मैनेजमेंट कुछ रोल प्ले करना चाहिए, पर मेन की कंपोनेंट जो है वो कार्बन मैनेजमेंट का है। क्योंकि जितनी कम एनर्जी आप यूज़ करेंगे, एनर्जी बोले तो कोयला भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरह से हाई स्पीड डीजल हुआ, जो कंपनी में काम आते हैं ना, वो फ्यूल बता रहा हूँ मैं आपको। गैस हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुई, स्टीम हुई,
ये सभी वो ऊर्जा के स्रोत हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो जितना कम कोयला जलेगा उतना ही कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगी। इसी तरह से जितना गैस कम जलेगी, जितना ऑयल कम जलेगा, जितनी लकड़ी कम जलाएंगे, या हम स्टीम भी, क्योंकि या तो कोयले से बनाते हैं या बिजली से बनाते हैं, और बिजली भी अल्टीमेटली स्टीम से बनती है और वो स्टीम अल्टीमेटली कोयले से बनती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोयला बहुत रोल प्ले कर रहा है। तो जितना कम कोयला जलेगा उतना ही अच्छा हमारा कार्बन मैनेजमेंट है, और जितना अच्छा हम कार्बन मैनेजमेंट कर लेंगे उतना ही अच्छा एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी मैनेजमेंट एक की कंपोनेंट है किसका? कार्बन मैनेजमेंट का। अब इसमें दिया हुआ है 2014-15 में कंट्री का पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन कितना था। अब पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, पहले तो ये समझो कि पर पर्सन कितनी एनर्जी कंज्यूम होती थी पॉपुलेशन और एनर्जी के आधार पर। आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब ये 2014-15 का डाटा बोल रहे हैं, तो वैसे तो आंसर इसका ए है। 1010 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति प्रति साल एनर्जी कंजप्शन था। पर आप ये देखेंगे कि 2014-15 तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन आप रिसेंटली ईयर्स का देख लें, हो सकता है उस पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। मॉडिफिकेशन एड्स टू कंज्यूमर डिमांड इज, अगर उपभोक्ता की मांग में संशोधन किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उपभोक्ता क्या है? डिमांड है। बेसिकली दो साइड होती है किसी भी पावर सिस्टम की, एक सप्लाई साइड, जनरेटर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सप्लाई साइड होगी, और इंडस्ट्रीज, घर और कमर्शियल स्पेसेस, म्यूनिसिपल लोड, गार्डन्स, रोड्स, ट्रैफिक लाइट्स, ये सब क्या है? ये सब लोड है, डिमांड है। तो अगर मैं कुछ डिमांड साइड पर या कंज्यूमर डिमांड में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो उसे क्या कहते हैं अपन? डिमांड साइड मैनेजमेंट। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या यूनिट है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल पावर किलोवाट, हावर्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोवाट आवर एनर्जी, तो आंसर हो जाएगा सी। 7वां क्वेश्चन वापस से डाटा बेस्ड की मार्च 2016 में इंडिया में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी? गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। आंसर इसका 298 गीगावाट है। पर 2016 के बाद अब तक के 4 सालों की भी आप देख लेना, फ़ायदा होगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। इंडिया की क्या पोजीशन है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करने में? तो ये जब किताबें छपी थी और ये 2016 में जब पेपर आया था तब भी थर्ड थी, आज भी थर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में भी। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, किस किस का पावर फैक्टर होता है? तो अपन को पता है कि पावर फैक्टर कहाँ आता है? cos फाई, जब हम एक्टिव पावर कैलकुलेट करते हैं। तो यानी किलो वाट बराबर क्या होता है, या वाट बराबर होता है VI cos फाई। तो एक्टिव पावर W डिवाइड बाय VI एपरेंट पावर बराबर क्या हो जाएगा? cos फाई। तो आंसर हो जाएगा अपना क्या? बी, एक्टिव पावर टू द एपरेंट पावर। 10वें पे आ जाओ। विच इज द मेजर एनर्जी सोर्स टू मीट द इंडियन एनर्जी डिमांड? भारत की ऊर्जा मांग को प्रमुखता से कौन सा एनर्जी सोर्स इनमें से मीट करता है या पूरी करता है? तो वो क्या है? वो कोल है, क्योंकि आप स्टीम बनाओगे तब भी बॉयलर में कोयला जला रहे हो। आप अगर डायरेक्ट कोयले का इस्तेमाल कहीं फर्नेस में कर रहे हो तो भी कोयला जल रहा है। आप बिजली बना रहे हो तो भी कोयला जल रहा है। तो यानी ऐसे बहुत सारे काम है इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर कोयला प्रमुखता से उपयोग आता है। इंडिया में 50% से ज़्यादा एनर्जी कोयले की वजह से है। तो आप देख लो, जिस दिन कोयले की किल्लत होएगी तो ऊर्जा के क्षेत्र में क्या होगा। इसीलिए अब रिन्यूएबल पे ज़्यादा जोर है। एनर्जी ऑडिट इज एन, क्या है एनर्जी ऑडिट? एनर्जी ऑडिट इंस्पेक्शन भी है, सर्वे भी है और एनर्जी फ्लो का एनालिसिस भी है। तीनों ही एनर्जी ऑडिट के पार्ट हैं। टोटल एनर्जी ऑडिट 4 फेज में होती है। वो नीचे अपना आंसर अगला 12 का डी वही है, 11 का आंसर भी डी है, ऑल ऑफ दिस। पर एनर्जी ऑडिट क्या होती है, कैसे होती है, ये आपको देख लेना चाहिए। इसमें अब जैसे ऊपर 3 क्वेश्चन आया ना, इंस्पेक्शन, सर्वे, एनालिसिस, इसकी तरह कुछ और भी ऑप्शंस आ सकते हैं। तो एनर्जी ऑडिट में क्या क्या हिस्से होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, ये आप जरूर देखें। बेस्ड ऑन विजुअल इंस्पेक्शन ऑडिट इज कॉल्ड, सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन करके और दृश्य निरीक्षण के आधार पर जो ऑडिट की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वॉक थ्रू ऑडिट। कि हम
आंखें खोलकर एक डायरी पेन पकड़कर एक इंडस्ट्री में से चलते हुए जा रहे हैं, उनके फ्लोर्स पे से निकल रहे हैं, मशीनों के पास से गुजर रहे हैं और स्थितियाँ, ट्यूबलाइट, इल्यूमिनेशन, मशीन की स्थिति, आवाज़ें, साउंड, हीट, लीकेज, ये सब देखते हुए जा रहे हैं और उनको नोट करते हुए जा रहे हैं। तो ये पहली या दूसरी स्टेज होती है एनर्जी ऑडिट की, जिसको कहा जाता है वॉक थ्रू ऑडिट। तो 13 का हो जाएगा ए। 14 पे आ जाओ, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। इनमें से क्या एनर्जी ऑडिट का कोई सोर्स नहीं है या एक मीटर नहीं है। तो पावर फैक्टर मीटर बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है, पावर एनालाइजर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम एनर्जी कंजप्शन या एनर्जी क्वालिटी या अपनी पावर सप्लाई क्वालिटी एनालाइज करते हैं। दूसरा, स्टेथोस्कोप आपको लग सकता है कि भाई ये तो डॉक्टर का उपकरण होता है, पर स्टेथोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप भी यूज़ किया जाता है एनर्जी ऑडिट में, जिससे हम मशीनों की थोड़ी बहुत नॉइस, बॉयलर वगैरह की नॉइस, ये सब जांचते हैं, परखते हैं। जो भी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जरा सी आवाज़ आना भी एक खतरे का निशान हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में वो आवाज़ बड़ी बनकर एक मेजर फॉल्ट बन सकता है, जो कि ज़्यादा ऊर्जा खपत को बढ़ा सकता है और पैसे का नुकसान कर सकता है। तो स्टेथोस्कोप भी यूज़ किया जाता है एनर्जी ऑडिट में। साइनर्जी मीटर यूज़ नहीं किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी। हेड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट टीम को क्या कहते हैं? एनर्जी मैनेजर। ऑडिटर नहीं कहते, ऑडिटर मैनेजमेंट टीम से अलग होता है, वो तो ऑडिट करने आएगा। जो एनर्जी मैनेजमेंट टीम है वो उस इंडस्ट्री की ही होती है। एनर्जी ऑडिटर बाहर से कोई अपॉइंट किया जाता है, जो मैनेजमेंट के द्वारा किए गए कामों का ही परीक्षण करेगा, ठीक है ना। द पे पीरियड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। पे पीरियड क्या होता है? आंसर इसका है बी। नेट इन्वेस्टमेंट जो हमने किया बट ए नेट कैश फ्लो जो हो रहा है, उसे अपन कहते हैं पे पीरियड। इसी तरह की 2-3 डेफिनेशंस और हैं, वो भी आपको देखनी है। हाउ वी कंजर्व एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से एनर्जी कंजर्व की जाती है? मीटरिंग के माध्यम से, ट्रिकल इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, एफिशिएंट पंप मोटर्स, कुशल मोटर्स। अब देखो, मीटरिंग आपको लग सकता है कि आंसर नहीं है, पर बूंद बूंद सिंचाई और कुशल मोटर्स, एफिशिएंट पंप मोटर्स अगर हम यूज़ करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एनर्जी बचाई जा सकती है। तो अगर बी और सी दोनों को आंसर होना है तो डी को भी आंसर होना ही पड़ेगा। यानी अच्छी मीटरिंग, सही मापना कि क्या वोल्टेज आ रहा है, क्या करंट आ रहा है, कितना किलोवाट कंजप्शन हो रहा है। अगर ये मीटरिंग भी अच्छी है तो भी अपन एनर्जी सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अपन को एग्जैक्ट चीज़ पता चलेगी, उसी के आधार पर हम अपनी गणना करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन इन तीनों ही बातों से हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल सेक्टर में पावर फैक्टर इम्प्रूव किया जाए तो भी एनर्जी बचेगी, लॉस कम होएंगे कंडक्टर्स में। मोटर्स एफिशिएंट यूज़ किए जाएँ तो भी होएगी। और मीटरिंग अपन ने ऊपर देखा, तो आंसर है ओवरलोड। इससे कंजर्वेशन नहीं होता। ओवरलोड या ओवरलोड पे चलाने से कोई एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, बल्कि लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो मोटर को या मशीनों को ओवरलोड पे चलाना, ये सोच के कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होएगी पर ये काम ज़्यादा करेगी मैकेनिकल, नहीं, लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो 18 का आंसर है डी, कि इंडस्ट्री में ओवरलोड पे चलाने से एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है। हाउ एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी डन इन डोमेस्टिक सेक्टर। घरों में एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेज यूज़ करके, बिल्कुल स्टार रेटिंग आती है, 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज, एसी इस्तेमाल करिए। डिसिप्लिन, अपने आप को अनुशासन में रखिए, कमरे से बाहर निकलते लाइट पंखे बंद करिए, उपयोग में नहीं आ रहा है तो पंखा बंद कर दीजिए। पानी की मोटर को अन्यथा यूं ही ना चलाइए। अवेयरनेस कि भाई रात को बाहर के लैंप बंद करके सोना है। अगर किसी महीने में अर्थ आवर मनाया जा रहा है तो सभी का साथ देते हुए घर की लाइटें बंद रखनी है। आपने अर्थ आवर का नाम सुना होगा, उसको जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। इन तीनों ही तरीकों से डोमेस्टिक सेक्टर में एनर्जी कंजर्वेशन की जा सकती है। इन जनरल एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी डन। जनरल अगर अपन बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करी जा सकती है, कैसे एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सकता है? मोटिवेट करके लोगों को, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, अवेयरनेस फैला के, जैसे ये किताबें कर रही है, और एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम जो सरकार चला रही है। तो तीनों ही बातें हैं जिनसे एनर्जी कंजर्वेशन जनरल आम जनता के बीच में या आम दिनों में या आम जन में किया जा सकता है। 21 पे आ जाओ। विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट कंबशन प्रोडक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? जो भी जीवाश्म है, पेड़ पौधे,
जीव जंतु, जलीय जीव जंतु जो मिट्टी में दब गए और उसके बाद वो या तो तेल बन गए या कोयला बन गए या गैस बन गए, उन्हें अब जीवाश्म फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इनको जलाने पर, क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम क्या है, कार्बन कंटेंट है, तो कार्बन को जलाने पर अगर पूर्ण कंबशन होएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अर्ध कंबशन या कम पूर्ण कंबशन नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कुछ में सल्फर की मात्रा रहती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, कुछ ईंधनों में नाइट्रोजन की मात्रा भी रहती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनती है। पर लार्जेस्ट कंबशन प्रोडक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा क्या बनता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और अपन ये मान रहे हैं कि कंबशन पूर्ण होगा क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं है हवा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है वो प्रोडक्ट दहन का जो सबसे ज़्यादा बनता है दहन के पश्चात। विच ऑफ दीज, 22 क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ दीज इज एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, इनमें से कौन सी एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है? तो ये बेसिकली तीनों ही एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जो हवा में से पार्टिकुलेट मैटर्स, कणों को, धूल के कणों को साफ करती है, चाहे वो फैब्रिक फिल्टर हो, चाहे बैग फिल्टर हो, चाहे बैग हाउस हो। बैग हाउस के अंदर ही बैग फिल्टर होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज अ डिवाइस दैट रिमूव सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल मतलब हवा में जो तैरते हुए कण हैं, निलंबित धूल कण जो हवा में टिके रहते हैं, उनको हटाने का सबसे बढ़िया क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ यही फटाफट। दो प्लेटें रहेगी, उन प्लेटों में कैपेसिटर की तरह काम करेगा बेसिकली। ये प्लेट में एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव डीसी सप्लाई दी जाएगी और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या करेगी कि इन धूल के कणों को आयोनाइज करके एक प्लेट पर चिपका लेगी और आयंस, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो पॉजिटिव पे चिपक जाएंगे और जो भी धूल के कण होंगे, मॉलिक्यूल्स, वो आयोनाइज होके इस पर चिपक जाएंगे नेगेटिव कैथोड पर और हवा साफ हो जाएगी। फिर इस कैथोड से जो भी ये जमेगा कचरा, इसको छुड़ा लिया जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम करता है। जाहिर सी बात है कि मुझे धूल के कणों को आयोनाइज करना है तो मुझे हाई वोल्टेज लगाना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हाई वोल्टेज डीसी पर काम करता है। कैपेसिटिव एक्शन है, यानी अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का प्रिंसिपल लगेगा। हवा यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उस कैपेसिटर में। तो ये पूरा क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का स्ट्रक्चर और वर्किंग हो गई बेसिक। डिटेल में आप किताब से जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल प्रोसेस दैट हीट्स द अर्थ सरफेस, वो कौन सी नेचुरल प्रोसेस है? इसका आंसर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग दोनों ही है। तो बोथ ए एंड बी वो प्रोसेस हैं जिनकी वजह से अर्थ की सतह गर्म होती है। वोट आर मेन पोल्यूटेंट्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन में सबसे ज़्यादा मेन पोल्यूटेंट क्या होता है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही मौजूद है सब जगह, पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो ऐसी गैस होती है जो पानी के संपर्क में आते ही SO2 तो बन जाएगी H2SO3 और NO2 बन जाएगी H2NO3। ये दोनों ही एसिड है, एसिडिक है नेचर में। जिस भी पत्थर पर पड़ेंगे वहाँ रिएक्शन करेंगे, जिस भी चमड़ी पर पड़ेंगे वहाँ रिएक्शन करेंगे, जिस भी सतह पर पड़ेंगे ये वहाँ रिएक्शन करेंगे। बीच में आप लोगों को याद हो कि ताजमहल पीला पड़ रहा है, अभी भी खबरें आती है। आप ताजमहल को देखोगे, आज से 20 साल पुराना फोटो देखो और आज का फोटो देखो, आपको अंतर पता चल जाएगा अगर उसकी धुलाई नहीं हुई है तो, या सफाई नहीं हुई है तो वो पीलापन जो है वो संगमरमर का इसी वजह से, एसिड रेन की वजह से। ये एसिड उस पर पड़ते हैं और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे रिएक्शन करके एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट, जो वहीं जम जाता है और H2CO3 एक कम एसिडिक पदार्थ तरल के रूप में भेज जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो चीज़ें, ये दो गैसें हैं जो एसिड फॉग या एसिड रेन या एसिड स्नो में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट होती हैं। 26वें क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ FGD? इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन। फ्लू गैसेज में से सल्फर के पार्टिकल्स हम हटा लेते हैं FGD सिस्टम के माध्यम से। तो ये एक्चुअली क्या है, फ्लू गैस को क्लीन करने का एक तरीका है। FGD सिस्टम उपकरण है जिसमें अपन फ्लू गैसेज में जो भी सल्फर के कण हैं उनको हटा लेते हैं, क्योंकि ये सल्फर के कण वही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, जो ऊपर जाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे और फिर पानी के संपर्क में आकर एसिड रेन करेंगे। तो फ्लू गैसेज में से इन्हें हटाया जाता है
ताकि आसपास के इलाके में जिस भी इंडस्ट्री के एग्जॉस्ट में ये निकल रहे हैं उस इंडस्ट्री के आसपास एसिड रेन ना हो। इस वजह से FGD लगाया जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, लगाना चाहिए उन्हें, लगाते भी हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SCR? अब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आपको याद आता होगा, पर एनर्जी मैनेजमेंट के केस में ये होता है सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन, यानी फ्लू गैसेस में से किसी खास प्रकार की इम्प्योरिटी, किसी खास प्रकार के पोल्यूटेंट को हटाने के लिए, उसको सोख लेने के लिए एक खास प्रकार के कैटेलिटिक सतहें लगाई जाती हैं जिनमें से अपन इन फ्लू गैसेस को पास कराते हैं। जैसे आजकल आपने नए कूलर देखे हैं ना, पीछे सिंगल पेड़ आता है, उसमें पानी ऊपर से गिराया जाता है, वो पेड़ गीले हो जाते हैं, फिर हवा उनमें से पास होती है तो हवा पानी के कणों को साथ ले लेती है और ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी उस तरह के पैड होते हैं चिमनियों में, या जो भी इनका डिवाइस होता है SCR का, उसमें वो कैटेलिटिक पैड होते हैं जिनमें से फ्लू गैसेस निकलती है, तो वो उन सिलेक्टिव कणों को या उन सिलेक्टिव पोल्यूटेंट्स को, उन खास चुनिंदा पॉल्यूटेंट्स को सोख लेती है और फ्लू गैसेस को क्लीन करती है। तो आंसर हो जाएगा 27 का क्या? A। 28 पे आ जाओ। व्हाट आर रीजंस फॉर एनर्जी प्रॉब्लम? एनर्जी प्रॉब्लम की क्या रीज़न है? तो आप देखोगे तो आज के ज़माने में तो ये सारी हैं, पर हो सकता है कि किताबों में आपको गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ही मिले, पर यह भी हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन आज के टाइम पर, जैसे आज के हिसाब से चेक हुआ, वैसे 2016 भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 2016 और 2020 की परिस्थितियों में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है एनर्जी मैनेजमेंट के रेफरेंस में, तो आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन होना भी एनर्जी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कम पॉपुलेशन का ज़्यादा कंजप्शन करना, ओवर कंजप्शन भी एनर्जी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो एनर्जी प्रॉब्लम होनी है। आंसर है डी। 29 पे आ जाओ। इफ़ पावर फैक्टर इज लेस देन यूनिटी, अगर यूनिटी से कम पावर फैक्टर होगा यानी लैगिंग पावर फैक्टर होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? चाहे लैगिंग हो चाहे लीडिंग हो, बेसिकली अपना जो नेट मैग्नीट्यूड है करंट का वो बढ़ जाएगा। अगर यूनिटी पावर फैक्टर होता तो रेजिस्टिव करंट ही होता, पर जैसे ही ये लैगिंग या लीडिंग होगा, यूनिटी से कम होगा, तो एक रिएक्टिव कंपोनेंट और आ जाएगा करंट का, जिसकी वजह से नेट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ जाएगा। और वो अगर बढ़ जाएगा तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो कंडक्टर साइज भी ज़्यादा चाहिए, कॉपर लॉसेज भी ज़्यादा होंगे, और जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीन हुए, ट्रांसफार्मर हुए, मोटर हुए, उनकी KVA रेटिंग भी हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पावर फैक्टर कम है तो कुछ पर्टिकुलर किलोवाट की पावर जनरेट करने के लिए ज़्यादा KVA चाहिएगा, बिकॉज हमें ऊपर अभी फॉर्मूला देखा है किलोवाट बराबर KVA cos फाई। तो ये तीनों ही असर पड़ेंगे अगर पावर फैक्टर यूनिट से कम होगा। तो 29 का भी आंसर हो जाएगा डी। 30वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स? कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो सोलर एनर्जी साफ साफ पता चल रहा है रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, तो ये 30 अपने क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आपने देखा होगा इन सभी आंसर्स में खास बात है क्या, कि या तो ऑल ऑफ दीज जगह जगह आ रहा है, या बहुत ही सीधे सीधे टेक्निकल तो सीधे सीधे हैं, और अगर टेक्निकल नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो बहुत ही आसान है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए एनर्जी सेविंग, एनर्जी कंजर्वेशन, कम पोल्यूशन, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो वो लगभग सही होंगे, यूँ मान लीजिए आप। ठीक है, और इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा था कि इम्पोर्टेंट यूनिट्स में आपको बताऊंगा, तो जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं 1 से लेकर 6 यूनिट में से जो आपको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए 3 यूनिट, वो है 3, 4 और 5। 3, 4, 5 यूनिट को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये यूनिट आपको इसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बार बार। जैसे किसी बिल्डिंग की एनर्जी ऑडिट कैसे की जाती है, एनर्जी ऑडिट का क्या एम है, उद्देश्य क्या है, एनर्जी ऑडिट में अलग अलग स्टेजेस कौन सी हैं, एनर्जी ऑडिट में काम आने वाले कोई भी 5 इंस्ट्रूमेंट बताइए, एनर्जी मैनेजमेंट टीम के क्या रोल होते हैं, क्या उसका काम होता है। ये कुछ एनर्जी ऑडिट वाले यूनिट की इंपॉर्टेंट चीज़ें। यूनिट 4 पे आ जाओ, एनर्जी ऑडिट कंजर्वेशन मोटिवेशन। मैं आपको यूनिटी 4 दिखाता हूँ, रुको।
सिलेबस में। यूनिट 4 में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो देखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन के पीछे मोटिवेशन क्या होते हैं। 4.2 बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बातें लिखनी है आपको। दूसरा, एनर्जी कंजर्वेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे किया जाता है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी कंजर्वेशन के क्या क्या उपाय हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यानी 4.2, 4.3, 4.5.2 और 4.5.3। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस यूनिट 4 में से ज़रूर पढ़नी है। यूनिट 5 में आ जाओ। यूनिट 5 में एनर्जी और एनवायरनमेंट, इनके आधार पर शॉर्ट नोट लिखना, मतलब एनर्जी और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है। तो जैसे मान लो शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए तो आपको काफ़ी सारी बातें इसमें लिखनी पड़ेगी कि एनर्जी अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, और एनवायरनमेंट को देखते हैं तो कम एनर्जी हमें यूज़ करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है आंसर। उसके अलावा एसिड रेन क्या होती है ज़रूर पढ़ें। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ज़रूर पढ़ें। फॉसिल फ्यूल को जलाने पर कंबशन प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं वो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर्स 5.5, पार्टिकुलेट मैटर्स, इनको कम करने के क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या तरीके हैं। फिल्टर, फैब्रिक फिल्टर, बैग हाउस, ESP, ये इनके तरीके हैं, पर आप इसको क्या क्या मेजर्स हैं इसको ज़रूर पढ़ें। पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू यूज़ ऑफ एनर्जी, पॉल्यूशन फ्रॉम यूज़ ऑफ एनर्जी 5.3, इसको ज़रूर पढ़ें। ESP 5.7, ये वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, तो ये अपने 3, 4, 5 यूनिट हो गए। छठी यूनिट में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके एक टॉपिक है, आखिरी, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जरूर पढ़ें आप 6th यूनिट में। दूसरी यूनिट पे आ जाओ एक बार। एनर्जी प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो जैसे ये है ना, आप इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ लो, जो इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आप जरूर पढ़ें। पावर जनरेशन के प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस क्या क्या हैं 2.3, ये आप जरूर पढ़ें। रिवर्स प्रोडक्शन रेशियो आपको इसमें दिख जाएगा, रिवर्स प्रोडक्शन रेशियो 2.10 में R/P, ये आप जरूर पढ़ें। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हैं एनर्जी और पावर सेक्टर में इंडिया में, एनर्जी रिफॉर्म्स इन एनर्जी एंड पावर सेक्टर 2.7, ये भी आप जरूर पढ़ें। यूनिट 1 में देख लो आप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, क्या उद्देश्य है एनर्जी मैनेजमेंट में, क्या नीड है, क्यों आवश्यक है एनर्जी मैनेजमेंट, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। एनर्जी पॉलिसी की क्या आवश्यकता है, नीड ऑफ एनर्जी पॉलिसी, एक एग्जांपल देके आप एक्सप्लेन करें एनर्जी पॉलिसी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इतनी सारी चीज़ें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़ लें, उनमें से ही आएगा। पर अगर आपको सिर्फ पास होना है, ज़्यादा मार्क्स का टारगेट नहीं है, तो आप यूनिट 3, 4 और 5 ये 3 कवर कर लें बस। 1 और 2 छोड़ सकते हैं, 6 भी छोड़ सकते हैं। 3, 4, 5 भी अगर आपने ठीक से पढ़ ली तो आप ये मान लो कि आप आराम से इस सब्जेक्ट को क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसकी आंसर की के साथ। तब तक के लिए रिवीजन और पढ़ाई जारी रखो, देखते रहो, सीखते रहो और लगातार प्रैक्टिस करते रहो ओनली विद वी डिजर्व अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।